जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल एसएससी इन्फिनिटी एकेडमी में। तो आज हम दोस्तों क्या करेंगे, एनसीईआरटी का 10th क्लास का जो एनसीईआरटी 10th क्लास का दोस्तों जितने भी क्वेश्चन था एनसीईआरटी का वो कर चुके थे हम। तो आज हम 10th क्लास का एनसीईआरटी का जो 5 चैप्टर है जीव प्रक्रम, इससे संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। और देखिए दोस्तों, जैसा हम लोगों ने देखा अभी पिछले एएलपी में, तो एएलपी में दोस्तों लगभग क्वेश्चन जो पूछा गया है वो सारे के सारे एनसीईआरटी से वन लाइनर को उठा करके पूछ दिया गया है। एनसीईआरटी वन लाइनर क्वेश्चन को डायरेक्ट उठा करके पूछ दिया गया है, जिसमें दोस्तों दो चार टॉपिक की बात करें जो सबसे अधिक जो पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, वो कौन कौन सी है। टीसू या तो ऊतक है, और इसके साथ दोस्तों जो एसिड बेस है, इसी क्वेश्चन पूछा गया था। और दोस्तों लाइट से क्वेश्चन पूछा गया था, लाइट से रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये क्वेश्चन इनसे पूछा गया था। तो जितने भी दोस्तों टेक्नीशियन के बच्चे हैं वो आप इन चैप्टर को थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा और इससे रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी से एलपी में ज्यादा पूछा गया था। तो हो सके तो इससे भी ज्यादा पूछा जा सकता है, तो इसको रिवीजन कर लीजिएगा। और ये जो टॉपिक होगा दोस्तों हमारे 10th क्लास का एनसीईआरटी का, वो टेक्नीशियन के लिए और आने वाले जितने भी एग्जाम होगा सारे में लाभदायक होगा, हेल्पफुल होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे, जो टॉपिक होगा जैव प्रक्रम से संबंधित कंसेप्ट और क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि जटिल खाद्य पदार्थ किसकी सहायता से सरल पदार्थ में टूट जाते हैं, टूट जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, दो चीज होता है, एक होता है एनाबॉलिक प्रोसेस। क्या होता है एनाबॉलिक, और एक होता है कैटाबॉलिक। कैटा एनाबॉलिक होता है, एक क्या होता है कैटाबॉलिज्म, यानी कि एनाबॉलिज्म और एक कैटाबॉलिज्म होता है। तो दो चीज, इन दोनों को मिला करके क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिज्म, यानी कि उपापचय बोला जाता है। उपापचय यानी कि देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें एनाबॉलिज्म की, तो ये दो सरल पदार्थ मिल करके, दो सरल सरल पदार्थ या सिंपल फॉर्म से मिल करके एक जटिल का निर्माण करता है। क्या करता है, एक जटिल खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है। एक जटिल एक जटिल खाद्य पदार्थ का निर्माण करता है, तो वो क्या कहलाता है, एनाबॉलिज्म कहलाता है। और कैटाबॉलिज्म की बात करें तो कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ये कोई जटिल फॉर्म होता है, तो इस जटिल को तोड़ करके सिंपल सिंपल या तो सरल सरल फॉर्म में बनाता है, सिंपल या तो सरल फॉर्म में बनाता है। तो ये क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, कैटाबॉलिज्म। जैसे कि श्वसन की प्रक्रिया, तो श्वसन की प्रक्रिया जैसे कि हम सांस लेते हैं, भोजन करते हैं, तो सांस लेते हैं, तो सांस लेना वो क्या है, एक कैटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है। क्या है, कैटाबॉलिज्म की प्रक्रिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला गया है कि जटिल खाद्य पदार्थ जिसकी सहायता से तरल पदार्थ में टूट जाते हैं, किसकी सहायता से। तो देखिए दोस्तों, जितने भी हम भोजन करते हैं, तो वो तो सारे भोजन को वो तो सिंपल फॉर्म में नहीं होता, जटिल फॉर्म में होता है। तो जब हम भोजन करते हैं तो उन भोजन के जटिल खाद्य पदार्थ को तोड़ने का काम करता है, जो भोजन को तोड़ने का काम करता है वो कौन करता है, तो वो एंजाइम करता है। क्या कौन करता है, एंजाइम करता है। कौन करता है दोस्तों, एंजाइम करता है। अगर हम बात करें दोस्तों, मानव कोशिकाओं में लगभग 1300 से अधिक एंजाइम पाए जाते हैं। लगभग 1300 के पास आसपास एंजाइम पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के काम करते हैं, विभिन्न प्रकार प्रकार के काम करते हैं। तो जो खाद्य पदार्थ को यहाँ पे तोड़ने का काम करेगा वो कौन करेगा, एंजाइम करेगा हमारे शरीर में। कौन करेगा, एंजाइम करेगा। तो यहाँ पे एंजाइम डी नंबर पे क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, एंजाइम की बात करें, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, जैसे कि पेप्सिन, पेप्सिन भी क्या है, एंजाइम है। माल्टी माल्टेज की बात करें तो माल्टेज भी क्या है, एंजाइम है। फिर एमाइलेज की बात करें तो एमाइलेज भी क्या है, एंजाइम है। तो ये सारे के सारे क्या है, एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हम जो भोजन करते हैं उससे प्राप्त ऊर्जा हमारे शरीर में किस रूप में संचित होता है, किस रूप में संचित होता है। तो ये बात याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा वो भोजन किस रूप में संचित होता है, तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। किसमें होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। किसमें होता है दोस्तों, ग्लाइकोजन में संचित होता है। और देखिए दोस्तों, अगर हम पेड़ पौधे की बात करें तो पेड़ पौधे का भोजन करते हैं तो उसको किस फॉर्म में रखते हैं, तो ये पेड़ पौधे स्टार्च के रूप में संचय करते हैं। किसके रूप में,
स्टार्च के रूप में संचय करके पेड़ पौधे रखते हैं या तो स्टोर करके रखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के उद्देश्य के लिए छोटे छिद्रों के माध्यम से पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान होता है। ये छिद्र क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि ये क्या है हमारा, एक कोई पेड़ है और नीचे ये जड़ है। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा कोई पेड़ है। ये क्या है, कोई पेड़ है। तो इस पेड़ में दोस्तों पत्तियां भी है। पेड़ में क्या होता है, पत्तियां होता है, और ये जड़ है, और नीचे यहाँ पे क्या होगा, जाइलम और फ्लोएम ऊतक होगा। तो जड़ से क्या करेगा, जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जड़ से क्या करता है, जड़ के माध्यम से दोस्तों जो भूमि में, जड़ के माध्यम से भूमि में जो जल होता है, भूमि स्तर में जल होता है, इस जड़ जड़ के माध्यम से जाइलम के थ्रू से कहाँ जाता है, जाइलम के माध्यम से ये जड़ से जल कहाँ जाता है, पत्तियों में जाता है, पत्तियों में जाता है। और देखिए दोस्तों, हमें अगर प्रकाश संश्लेषण करना है तो क्या क्या चाहिए, पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, फिर जल चाहिए, क्या चाहिए, जल चाहिए। और दोस्तों जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल हो जाता है तो यहाँ पे हमारे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यानी कि सनलाइट चाहिए। क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, यानी कि प्रकाश की रोशनी चाहिए। और ये सनलाइट होने के साथ साथ दोस्तों पत्तियों में क्या पाया जाता है, हमारे क्लोरोफिल या तो हरी तलवक पाया जाता है। क्या होता है, हरी तलवक पाया जाता है। तब जाके हमारा क्या होता है, C6H6 वो सॉरी C6H12 वो 6 ग्लूकोज बनाता है, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, ओ सॉरी ऑक्सीजन बनाता है, और जल भी बनाता है। क्या बनाता है, जल भी बनाता है। तो ये प्रोसेस दिन में होता है हमारे सूरज की रोशनी में। तो अब देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा यहाँ पे, भोजन बनाने के लिए क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और जल चाहिए, और सनलाइट चाहिए, और हरी तलवक चाहिए। तो ये हरी तलवक हमारा कहाँ पे पाया जाता है, पेड़ की हरी पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, पेड़ की हरी पत्तियों में। और सनलाइट कहाँ से मिलता है, सनलाइट सन से मिलेगा। और ये कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें दोस्तों, तो ये वायुमंडल से मिलेगा। क्या कहाँ से मिलेगा, वायुमंडल से। कहाँ से मिलेगा, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा। और ये जल किसके थ्रू से जाएगा, जड़ से जाइलम के माध्यम से जाएगा, जड़ से जाइलम के माध्यम से जाएगा, यानी कि भूमि से जड़ से लेकर के जाएगा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो अवशोषित करता है दोस्तों वायुमंडल से, तो ये वायुमंडल से अवशोषित करता है। तो कैसे अवशोषित करता है, तो पत्तियों में दोस्तों, पत्तियों में क्या होता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है, छोटा छोटा छिद्र पाया जाता है। और उस छिद्र को क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है। उस छिद्र को क्या कहा जाता है, रंध्र कहा जाता है, या तो इसे इंग्लिश में अस्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंग्लिश में इसे अस्टोमेटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अस्टोमेटा कहा जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से किसके माध्यम से ले रहा है, इस रंध्र के माध्यम से ले रहा है, और इसी के थ्रू से वाष्पन भी करेगा, इसी के थ्रू से वाष्पन भी करेगा, इसी के थ्रू से कार्बन डाइऑक्साइड भी लेगा। तो यहाँ पे अस्टोमेटा यानी कि रंध्र क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अस्टोमेटा रंध्र क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अमीबा में भोजन में पचता है, भोजन में पचता है, यानी कि देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें अमीबा भोजन को कहाँ पचाता है, तो देखिए दोस्तों, अमीबा एक जो है इंट्रासेलुलर डाइजेशन सिस्टम होता है उसमें। इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे ये क्या हमारा एक अमीबा है, अमीबा का कोई निश्चित शेप या साइज नहीं होता है। तो यहाँ पे एक क्या है, कोई खाद्य पदार्थ है जिसे अमीबा खाता है। तो ये क्या करेगा, ये अमीबा क्या करेगा, इसको अपने आर्टिफिशियल लेग को निकालेगा, यानी कि कृत्रिम रूप से ये क्या करेगा, इसको घेर लेगा। क्या करेगा, घेर लेगा, और इसको शरीर के अंदर ले लेगा। क्या करेगा, इसको शरीर के अंदर ले लेगा, इसको शरीर के अंदर अंदर ले लेगा। और ये बीच में क्या होगा, केंद्रक होगा। और इसी को दोस्तों यहाँ पे ये जो भोजन है इसको बीच में ले आएगा, और अंदर में ही इसे पचा देगा। इसे क्या करेगा, खाद्य पदार्थ को ये अंदर में ही पचा देगा। तो यहाँ पे खाद्य रिक्तियां उसको कहते हैं, फूड वैक्यूल्स। उसको क्या बोलते हैं, फूड वैक्यूल्स बोलते हैं। तो इसे अंदर में इसको पाचा कर देता है। तो यहाँ पे खाद्य रिक्तियां या तो फूड वैक्यूल्स सही आंसर हो जाएगा, जिसमें अमीबा क्या करता है, पचाता है। अगर अमीबा की बात करें दोस्तों, तो इसका कोई निश्चित शेप या साइज नहीं होता, ये भी हमने देख लिया। और साथ ही साथ दोस्तों हम क्या जानते हैं, ये जो है यूनिसेलुलर है, यानी कि अमीबा जो होता है वो एक कोशिकीय जीव होता है। एक कोशिकीय जीव होता है, अमीबा क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। और ये अमीबा अगर आखिर बात करें दोस्तों पाया जाता है, तो ये कहाँ पाया जाता है, तो अधिकतर ये जलीय क्षेत्र में पाया जाता है।
अधिकतर कहाँ पे पाया जाएगा? अमीबा जलीय क्षेत्र में ही पाया जाएगा अधिकतर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मानव लार में लार्मय डैश नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को एक जटिल अनुशर्करा में विघटित करता है, विघटित करता है। तो देखिए, तो हम यहाँ पे क्या जानते हैं कि जैसे कि हम भोजन करते हैं, कोई भी भोजन अगर हम करते हैं तो मुंह में जब भोजन को हम लेते हैं तो भोजन को चबाते चबाते हमारे मुंह में क्या होता है, बहुत सारे लार या तो एंजाइम निकलते, लार निकलते हैं जो एंजाइम कहलाते हैं। और पाचन की क्रिया की बात करें दोस्तों, तो पाचन की क्रिया हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। पाचन की क्रिया हमारे कहाँ से शुरू हो जाता है? पाचन की क्रिया जो होता है हमारे मुंह से ही शुरू हो जाता है। क्या होता है? मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो जो लार्मे मुंह में ही जो हमारा प्रक्रिया शुरू होता है, तो वो कौन से एंजाइम होता है? तो जो लार्मे होता है कौन से एंजाइम के कारण होता है? तो एमाइलेज एंजाइम होता है। क्या होता है? एमाइलेज एंजाइम होता है, जिसकी वजह से मुंह से ही हमारा भोजन क्या होता है, स्टार्च का या कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंतों के माध्यम से भोजन को धक्का देने के लिए आंतों के व्यवस्थित संकुचन की श्रृंखला को डैश कहा जाता है, श्रृंखला को डैश कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे कि देखिए दोस्तों, ये हमारा मान लेते हैं क्या है, ये फूड पाइप है जहां से हम भोजन करते हैं। ये क्या है? फूड पाइप है। ये हमारा क्या है, अरे क्यों, ये माथा हो गया, ये शरीर हो गया हमारा, छोटा सा। ये क्या है दोस्तों, हमारा ये फूड पाइप है। यहाँ से हमने क्या किया दोस्तों, भोजन किया। मुंह में हम लोगों ने ये क्या हमारा मुंह है, यहाँ से हमने भोजन किया। तो भोजन लेने के बाद ये हमारा कहाँ पे जाता है? फूड पाइप पे जाता है। फूड पाइप पे, फूड पाइप में, या तो भोजन नली जिसको हम कहते हैं, भोजन नली। तो जब भोजन नली में दोस्तों भोजन आता है, तो नीचे जब भोजन आ जाता है, तो ये भोजन नली क्या होता है, सकेस्ट होता है। क्या होता है? सकेस्ट होता है। तो ये मान लेते हैं क्या है, हमारा भोजन है। ये क्या है? भोजन है। तो ये क्या होता है इसमें, ये जो लेयर होता है ना, ये ये क्या है दोस्तों, मान लेते हैं नली है। देखिए ये क्या है हमारा, फूड पाइप है। तो ये फूड पाइप का क्या है दोस्तों, नली है। ये क्या है? नली है। ये नली है। तो ये नली में दोस्तों, ये नली क्या है, पहले तो इस तरह सिंपल होता है, लेकिन जब भोजन की बात करें तो जो भोजन आता है बीच में, तो भोजन आने के कारण ये नली जो क्या होता है वहां पे फैल जाता है। क्या होता है? फैल जाता है। और ये हमेशा क्या करेगा, नीचे की ओर धक्का देगा। जो भोजन हम खाएंगे तो ये आगे जाएगा, यानी कि नीचे की ओर धक्का देगा। अगर हम लेटे भी हुए सोए हुए भी खाना खाते हैं, जैसे कि जब हम बच्चे होते हैं तो माँ हमें क्या करती है, खाना खिला देती है सोए हुए, तो भोजन हमारा ऊपर ना आकर के नीचे ही जाता है। क्या होता है? नीचे आ जाता है। तो ये भोजन को नीचे धकेलते जाता है, फिर यहाँ पे फैल जाएगा, आবার फिर नीचे जाएगा, और ये धीरे धीरे ये हमारा कहाँ जाता है, आमाशय या तो पेट में चला जाता है। तो ये भोजन, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ये जो फैलता है, ये जो फूड पाइप फैलता है, तो इस फूड पाइप फैलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कर्माकुंचन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कर्माकुंचन या तो पेरिस्टालसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? पेरिस्टालसिस कहलाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों के मामले में आमाशय भित्ति द्वारा स्रावित प्रोटीन पाचक एंजाइम को क्या कहते हैं? एंजाइम को क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, एक क्या होता है, लेट होता है। क्या होता है? लेट। लेट से क्या होता है, एल से क्या होता है, लाइफेज। एल से क्या होता है, लाइफेज होता है। और ए से क्या होता है, एमाइलेज होता है। ए से एमाइलेज होता है। और टी से क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। टी से क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। क्या होता है? ट्रिप्सिन होता है। टी से क्या होता है दोस्तों, ट्रिप्सिन। टी से क्या होता है, ट्रिप्सिन होता है। अगर लाइपेज की बात करें दोस्तों, तो लाइपेज जो हमारा पाचन करता है, ये वसा का पाचन करता है। ये पाचन कौन करता है, वसा का पाचन करता है। और जो एमाइलेज होता है, एमाइलेज हमारा पाचन किसका करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का, किसका पाचन करता है, एमाइलेज किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का। किस एमाइलेज किसका पाचन करता है, एमाइलेज जो होता है किसका पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट का, कार्बन हाइड्रेट का।
कार्बोहाइड्रेट का सॉरी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। और ट्रिप्सिन जो होता है ये किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। लेकिन ये जो लेट लेकिन ये जो लेट एंजाइम होता है दोस्तों कहाँ पे पाया जाता है? ये कहाँ पे पाया जाता है? ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ये जो छोटी आंत होता है वहां पे पाया जाता है। कहाँ पे? छोटी आंत में। छोटी आंत में। तो ये सारा का सारा पाचन कहाँ पे होता है? छोटी आंत में होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है कि अमाशय भित्ति द्वारा स्रावित प्रोटीन एंजाइम पाचक एंजाइम को क्या कहते हैं? तो यानी कि अमाशय में जैसे हम खाते हैं तो ग्रास नली के थ्रू से भोजन जाता है, सॉरी, ये हमारे जो फूड पाइप के या भोजन नली के थ्रू से भोजन जाता है तो सबसे पहले कहाँ पे जाता है? अमाशय में जाता है। कहाँ पे जाता है? अमाशय में जाता है, फिर छोटी आंत में जाता है, फिर बड़ी आंत में जाता है। तो अमाशय में जब भोज यानी कि प्रोटीन का पाचन हो करेगा, अमाशय में जब प्रोटीन का पाचन करेगा तो वहां पे कौन करता है? पेप्सिन करता है। प्रोटीन का पाचन अमाशय में अगर हुआ तो कौन करेगा? पेप्सिन करेगा। कौन करेगा? पेप्सिन करेगा। लेकिन यही प्रोटीन की बात करें, छोटी आंत में ये प्रोटीन चला गया तो छोटी आंत में जो पाचन करेगा वो कौन करेगा? ट्रिप्सिन करेगा। वो कौन करेगा? ट्रिप्सिन एंजाइम करेगा। छोटी आंत में पाचन कौन करेगा प्रोटीन का? ट्रिप्सिन एंजाइम करेगा। लेकिन अगर अमाशय में प्रोटीन की पाचन की बात करें तो कौन करता है? पेप्सिन करता है। कौन करता है? पेप्सिन। तो अगर ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन में कहाँ पाचन करेगा? हमने क्या देखा? छोटी आंत में। कहाँ पे करेगा? छोटी आंत में। और एमाइलेज भी पाचन कहाँ पे करेगा? छोटी आंत में करेगा। ये क्या देखा हमने? लेट अनिकलाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। इसका हिंदी भी दोस्तों लिख सकते हैं उसी सेम चीज है हिंदी। अगर इसका हिंदी लिखे तो क्या होगा? सेम होगा। हिंदी या इंग्लिश कोई फर्क नहीं दोस्तों। ये लाइपेज लाइपेज होगा। अगर एमाइलेज की बात करें तो एमिलेज, यहाँ पे ये देखिए ये लिखा हुआ है एमाइलेज, यहाँ पे वाई कर देते हैं। यहाँ पे एमाइलेज। और ट्रिप्सिन की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे भी ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन ये क्या? यहार नली में आहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए दोस्तों अभी हमने क्या देखा? हमें किसका पाचन करना है? वसा का। तो एल से क्या होगा? लाइपेज। ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। तो टी हमारा यानी कि ट्रिप्सिन किसका पाचन करता है छोटी आंत में? वसा का। एमाइलेज हमारा किसका पाचन करता है? सॉरी सॉरी सॉरी, ट्रिप्सिन हमारा किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। ट्रिप्सिन हमारा पाचन प्रोटीन का करता है। और एमाइलेज जो हमारा होता है, एमाइलेज वो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का। एमाइलेज हमारा किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। एमाइलेज किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का करता है। कार्बोहाइड्रेट का। और अगर लाइपेज की बात करें तो लाइपेज हमारा किसका पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। कौन पाचन करता है? वसा का पाचन करता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों बोला क्या, क्वेश्चन क्या बोला गया कि यहार नली में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वो कौन है? तो वो कौन है? तो देखिए दोस्तों सबसे पहली बात तो देखिए दोस्तों अभी अब यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है। क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया गया है। फिर भी मैं दोस्तों बताता हूँ क्या है। देखिए जैसे कि हमने भोजन किया, भोजन करने के बाद कहाँ पे जाएगा ये भोजन करने के बाद जब हम भोजन करेंगे तो कहाँ पे जाता है? ये अमाशय में जाता है। भोजन कहाँ पे जाता है? अमाशय में जाता है, स्टोमैक में। फिर वहां से क्या होता है दोस्तों? छोटी आंत में जाता है। कहाँ पे जाता है? छोटी आंत में। तो छोटी आंत से दोस्तों यहाँ पे ठीक क्या होता है? एक अग्नाशय ग्रंथि होता है। क्या होता है? अग्नाशय ग्रंथि। तो ये अग्नाशय ग्रंथि से ही दोस्तों स्रावित होकर के ये लेट एंजाइम है ना, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन, तो ये छोटी आंत में जो जाता है वो अग्नाशय ग्रंथि से ही स्रावित होता है। अग्नाशय ग्रंथि से ही स्रावित होता है और ये छोटी आंत में जाता है अग्नाशय ग्रंथि से ही। और यहाँ पे दोस्तों फिर उसके इसके साथ साथ ये अग्नाशय ग्रंथि में जाता है। और यहाँ पे इधर क्या होता है? लीवर हमारा होता है। क्या होता है? लीवर होता है। लीवर होता है जिसे हम क्या कहते हैं? गुर्दा कहते हैं। लीवर, गुर्दा। और यहाँ पे गुर्दा में क्या होता है दोस्तों? लीवर की बात करें तो यह क्या करता है? पीतरस को स्रावित करता है। लीवर हमारा क्या करता है? पीतरस को स्रावित करता है। तो ये पीतरस स्रावित करता है और पित्ताशय में ये स्टोर होता है। तो ये भी यहाँ पे छोटी आंत में ही जाता है।
ये भी क्या होता है, छोटी आंत में जाता है। जैसे कि ये भोजन हमारा जब हम खाते हैं तो अमाशय में हमारा क्या होता है, HCl निकलता है। तो भोजन जो हम यहाँ से करते हैं तो भोजन जब अमाशय में मिलता है तो HCl के साथ मिक्स हो जाता है, तो भोजन क्या होता है, अम्लीय हो जाता है। तो यहाँ से जिससे भोजन अमाशय से छोटी आंत में जाएगा तो ये पीत रस पीत रस क्या होगा, इस अम्लीय भोजन पे प्रवाहित होगा। तो ये अम्लीय जो होगा वो क्षारीय कर देगा, यानी कि उदासीन कर देगा। अम्लीय को जो पीत रस होता है क्या होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, यानी कि बेसिक नेचर का होता है, क्षारीय होता है। तो ये क्षारीय होने के कारण ये दोनों क्या करता है, ये उसको उदासीन करता है भोजन को। उसके बाद ये अग्नाशय रस, यहाँ अग्नाशय रस, अग्नाशय से क्या होता है, अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस यानी कि प्रवाहित होता है, जिसमें लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन होता है, लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन। तो ये वसा का पाचन कौन करता है, फिर हमारा वसा की बात करें, पाचन कौन करता है, ये लाइपेज करता है। तो लाइपेज कहाँ से निकलता है, अग्नाशय रस से निकलता है, जो कि छोटी आंत में निकलता है, अग्नाशय से निकल करके छोटी आंत में जाता है और छोटी आंत में पाचन करने का काम करता है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दोस्तों, हमारा अग्नाशय रस सही हो जाएगा, अग्नाशय क्या होगा, सही होगा। लेकिन लार हमारा मुंह से निकलता है, तो क्या वसा का पाचन हमारा मुंह में होता है क्या, नहीं होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमारा वसा का पाचन नहीं होता है, बल्कि भोजन जो हम खाते हैं तो उस भोजन को क्या करता है, जो भी जीवाणु वगैरह होता है मारने का प्रयास करता है अम्लीय द्वारा। और श्लेष्मा झिल्ली जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है, अमाशय के लेयर में पाया जाता है, अमाशय के लेयर में श्लेष्मा झिल्ली पाया जाता है, जिससे ये HCl अम्ल निकलता है। तो ये त्वचा को सुरक्षित करने का काम कौन करता है, ये श्लेष्मा झिल्ली करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अब पीत रस और अग्नाशय रस, यानी कि पीत रस भी निकलता है और अग्नाशय रस भी छोटे छोटे आंत में निकलता है, जो वसा के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है। तो यहाँ पे दोस्तों सी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। लार तो हमारा मुंह में दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा नहीं। क्षुद्रांत के अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाने वाली उंगली जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है, जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है, संरचनाओं को क्या कहा। तो अगर हम क्षुद्रांत की बात करें तो क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत होता है, क्या होता है, छोटी आंत। क्षुद्रांत मतलब क्या होता है, छोटी आंत होता है। तो छोटी आंत के में दोस्तों जो यानी कि अवशोषण के क्षेत्र को बढ़ाने वाली उंगली जैसे संरचनाओं को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, जब हम भोजन करते हैं तो वहां पे उस क्षेत्र को, छोटी आंत के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उसमें बाल टाइप में, एक दीर्घ रोम टाइप में होता है, यानी कि रोम जैसा कोई विली होता है। क्या होता है, विली जैसा बाल, यानी कि उंगली नुमा संरचना जैसा निकला होता है छोटी आंत में। ये क्या करता है दोस्तों, ये अवशोषण करने का काम करता है। ये क्या करता है, अवशोषण करने का काम करता है। क्या अवशोषण करने का काम करता है, देखिए दोस्तों, अगर पूर्ण पाचक की बात करें तो पूर्ण पाचक किसे कहते हैं हम, छोटी आंत में कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा पाचक, सबसे सबसे अधिक मात्रा में भोजन का पाचक पाचक जो होता है, पाचन, वो छोटी आंत में होता है। कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। और ये जो उंगली नुमा संरचना होता है, यही पाचन में उसको अवशोषित करने का काम करता है, अवशोषित करने का काम करता है। तो ये क्या कहलाता है, दीर्घ रोम कहलाता है। क्या कहलाता है, दीर्घ रोम या तो बिल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है, बिल्ली या तो दीर्घ रोम कहलाता है। तो यहाँ पे डी नंबर का क्या होगा, बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। सभी जीवों में पोषण की प्रक्रिया में पहले चरण के दौरान ग्लूकोज के 6 कार्बन अणुओं से टूटे हुए 3 कार्बन अणुओं को कहा जाता है, अणुओं को कहा जाता है। तो वो क्या कहा जाता है दोस्तों, पाइरूवेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाइरूवेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पाइरूवेट कहा जाता है। तो देखिए, तो ये अणुओं को क्या कहा जाता है, पाइरूवेट कहा जाता है। अणुओं को पाइरूवेट अणु कहा जाता है। लेकिन इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहा जाता है। पाइरूवेट, अगर पाइरूवेट अम्ल की सूत्र की बात करें दोस्तों, तो पाइरूवेट अम्ल का क्या होता है, CH3 डबल बॉन्ड, वो COOH में टूटता है। ये हमारा क्या है, पाइरूवेट का सूत्र है। ये क्या है, पाइरूवेट का सूत्र है। पाइरूवेट एसिड दोस्तों, ये क्या है, तो पाइरूवेट एसिड होता है। इथेन की बात करें दोस्तों, तो इथेन का क्या होता है, C2H6, C2H6 होता है। और मीथेन की बात करें तो CH4 होता है। ब्यूटेन की बात करें तो C4H10 होता है,
C4H10 होता है। ये मीथेन का इथेन का सूत्र हो गया, ये क्या हुआ इथेन का हुआ, ये मीथेन का हो गया और ये ब्यूटेन का सूत्र हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और ऊर्जा देने के लिए पाइरूवेट कहाँ टूटता है, पाइरूवेट कहाँ पे टूटता है? तो ये हमारा दोस्तों देखिए दोस्तों, हम पहले जानते हैं कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन हमारे शरीर में जब जाता है तो कोशिका का जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया पार्ट होता है वही हमारा क्या करता है, श्वसन की प्रक्रिया करता है। और श्वसन की प्रक्रिया करता है वहीं पे हमारा क्या होता है, रिएक्शन का रिएक्शन होता है, वहीं पे हमारे पाइरूवेट में टूटता है। यानी कि ऊर्जा का निर्माण कहाँ पे होता है, हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। ये कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल, या कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं इसको, जहाँ पे होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जिसमें देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो यहीं पे हमारा एनर्जी का भी निर्माण होता है। क्या होता है एनर्जी का निर्माण? एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है। और इसे क्या कहा जाता है, एनर्जी करेंसी भी कहा जाता है। एनर्जी करेंसी या तो एनर्जी करेंसी या तो मुद्रा कहते हैं इसको, एनर्जी की मुद्रा या तो ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं इसको, करेंसी। मनुष्य में श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान का वास्तविक स्थान होता है, वास्तविक स्थान होता है। तो वास्तविक स्थान दोस्तों देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं जब हम सांस लेते हैं, जब हम नाक के माध्यम से, नाक और मुंह के माध्यम से सांस लेते हैं तो सांस लेने के बाद हमारा दोस्तों दो नली होता है। एक क्या होता है, फूड पाइप होता है, भोजन नली, और एक होता है ग्रास नली। क्या होता है, ग्रास नली। तो ऑक्सीजन हमारा कहाँ क्या होता है, ग्रास नली के माध्यम से जाता है। ऑक्सीजन ग्रास नली के माध्यम से जाता है, दो दो नली होता है उसमें से। तो ग्रास नली के बाद जाने के बाद ये कहाँ पे जाता है, हमारे फेफड़ा में जाता है। कहाँ पे जाता है, फेफड़ा यानी कि लंग्स में जाता है। और लंग्स में दोस्तों हमारा क्या पाया जाता है, एलोविली पाया जाता है। एलोविली, या तो जिसे वायु कोष्ठिका कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, वायु कोष्ठिका कहा जाता है, वायु कोष्ठिका कहा जाता है। तो वायु कोष्ठिका में दोस्तों इसका ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है, गैसीय आदान प्रदान होता है, इस वायु कोष्ठिका में होता है, इस वायु कोष्ठिका में होता है। तो वायु कोष्ठिका यानी कि सी नंबर का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में श्वसन वर्णक है, श्वसन वर्णक है? तो श्वसन वर्णक की बात करें दोस्तों तो हम जब सांस लेते हैं, हम जो दोस्तों सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, जो हमारे शरीर में ब्लड है, ब्लड में हमारा कितना ग्रुप है, ब्लड में ग्रुप नहीं दोस्तों, ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, हमारा प्लाज्मा पाया जाता है। उसके बाद ब्लड कॉर्पोसल्स होता है। तो ब्लड कॉर्पोसल्स में दोस्तों एक क्या होता है, आरबीसी होता है, और एक क्या होता है, डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी होता है। और एक क्या होता है, इसमें प्लेटलेट्स होता है। क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो जो दोस्तों आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और यही हीमोग्लोबिन क्या करता है दोस्तों, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट या तो कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं से ट्रांसपोर्ट या एक्सपोर्ट करने का काम करता है। तो हमारे शरीर का श्वसन वर्णक कौन कहलाएगा, हीमोग्लोबिन कहलाएगा। या तो आरबीसी ऑप्शन में रहेगा या तो हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी रहेगा तो आरबीसी, या तो हीमोग्लोबिन रहेगा तो हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, ये बिलीरुबिन जो होता है, ये बिलीरुबिन क्या होता है, जब हम भोजन करते हैं तो हम भोजन करने के बाद जब हम मल त्याग करते हैं तो अधिकतर मल हमारा कैसा कलर का होता है, पीला कलर का होता है। मल हमारा क्या होता है, पीला कलर का होता है। तो जो मल हमारा या लेटिन जो होता है, पीला करने का काम कौन करता है, ये बिलीरुबिन ही करता है। कौन करता है, बिलीरुबिन करता है। मेलेनिन के कारण क्या होता है दोस्तों, हमारे जैसे कि बाल काला है या कोई व्यक्ति ज्यादा काला है तो उसमें मेलेनिन की मात्रा क्या है, अधिक है। तो ये काला रंग को प्रदर्शित करता है। मेलेनिन क्या करता है, काला रंग को प्रदर्शित करता है। अगर कोई व्यक्ति काला है या किसी का बाल अधिक काला है तो उसमें मेलेनिन की मात्रा क्या है, अधिक है। रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है, रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है दोस्तों, प्लाज्मा कहलाता है। जैसे कि देखिए, तो हमने क्या बताया कि रक्त ब्लड में जो होता है क्या क्या पाया जाता है, ब्लड में पहला हमने बताया कि दो चीज पाया जाता है, एक क्या होता है, प्लाज्मा पाया जाता है, दूसरा ब्लड कॉर्पोसल्स पाया जाता है। ब्लड कॉर्पोसल्स पाया जाता है, जिसमें दोस्तों इसके अंदर में क्या होता है, आरबीसी, आरबीसी होता है, फिर डब्ल्यूबीसी होता है, और
फिर क्या होता है इसमें, प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स होता है। तो जो प्लाज्मा होता है दोस्तों, प्लाज्मा में 90 से 92 के आसपास, 90 से 92% जो होता है प्लाज्मा में, क्या होता है, पानी होता है। क्या होता है, जल यानी कि पानी होता है, जल यानी कि पानी होता है। इसीलिए प्लाज्मा को क्या कहा जाता है, तरल भाग कहा जाता है। प्लाज्मा को क्या कहा जाता है, तरल भाग कहा जाता है। तो यहाँ पे ए नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये क्या है हमारा ईसीजी। ईसीजी क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो ईसीजी के माध्यम से दोस्तों हमारे हार्ट को चेक किया जाता है, हृदय को जांच करने का काम करता है। ये जो ग्राफ शो करता है वो ईसीजी यानी कि हार्ट के ग्राफ के बारे में दर्शाता है। निम्न में से कौन सा उपकरण धमनियों और रक्तचाप को मापता है। तो यानी कि दोस्तों ब्लड प्रेशर को मापने का काम कौन करता है, स्फेगमेनोमीटर करता है। कौन करता है, स्फेगमेनोमीटर यानी कि रक्त दाब मापी। तो ए नंबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जल क्वथनांक, जल क्वथनांक का क्या है दोस्तों, ये क्वथनांक मतलब क्या था, बॉयल होना। तो ये बॉइलिंग पॉइंट को मापने का काम करेगा कि पानी कितना गर्म हुआ है या तो बॉयल हुआ है। घना तो दोस्तों ये साइक्रोमीटर। तो ये डेंसिटी, घना तो क्या, डेंसिटी मापने के लिए, किसी भी तरल का डेंसिटी कितना है तो डेंसिटी मापने के लिए स्फेग्मोस्कोप, स्फेग्मोस्कोप। तो इसका दोस्तों, इसका काम क्या करता है, ये स्फेग्मोस्कोप की बात करते हैं, बात करें तो ये भी हमारा क्या होगा, जो हृदय और रक्त की वाहिकाओं को दर्शाने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन, डैश वे वाहिकाएं हैं जो रक्त को हृदय से शरीर से विभिन्न अंगों तक ले जाती है, विभिन्न अंगों तक ले जाती है। तो देखिए दोस्तों, हृदय, अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिएगा, हमारा हृदय जो होता है ये इस प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन ये इस प्रकार में एक्चुअली में होता नहीं है, लेकिन इसी तरह माना जाता है, तो इसी तरह मान लेते हैं। तो हृदय जो है दोस्तों, ये 4 भागों में बांट होता है। क्या होता है, 4 भाग में बटा होता है। हृदय क्या होता है, 4 भाग में बटा होता है। तो अगर हृदय से ब्लड बाहर जा रहा है, हृदय से ब्लड अगर, यानी कि दोस्तों हार्ट से जो भी चीज बाहर की ओर जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो वो क्या होता है, धमनी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, धमनी कहलाता है। वो क्या कहलाता है, धमनी कहलाता है, या तो वो आर्टरी कहलाता है। धमनी या तो आर्टरी कहलाता है, जो बाहर निकल रहा है, हार्ट से जो बाहर निकल रहा है। और अगर हार्ट के जो कोई अंदर जा रहा है, क्या जा रहा है, अंदर जा रहा है, तो वो क्या कहलाता है, सीरा कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरा कहलाता है और विंस कहलाता है। तो धमनी जो होता है दोस्तों, ये शुद्ध रक्त वहन करता है। धमनी जो होता है ये शुद्ध रक्त का वहन करता है, शुद्ध रक्त का, ध्वनि जो होता है ये शुद्ध रक्त का वहन करता है। और जो सीरा होता है वो अशुद्ध रक्त का वहन करता है, अशुद्ध रक्त का वहन करता है। लेकिन दोस्तों धमनी में भी एक होता है फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस धमनी, वो अशुद्ध रक्त को वहन करेगा, वो अशुद्ध रक्त को वहन करेगा। और जो एक होता है फुफ्फुस सीरा, वो शुद्ध रक्त का वहन करेगा। तो इसमें उल्टा होता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, वे वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक लेके जाती है, यानी कि हृदय से बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा है तो वो हमारा क्या होगा, धमनी होगा। धमनी, धमनिया, यानी कि सी नंबर का क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। पादपों के वायवीय भागों के वाष्प के रूप में जल की वाष्पनिक हानि को कहा जाता है, तो उसको वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे, वाष्पोत्सर्जन कहेंगे। ये तो आसान क्वेश्चन था। प्रकाश संश्लेषण दोस्तों हमने बता दिया कि पेड़ पौधे भोजन जिस प्रोसेस से बनाता है उसे क्या कहते हैं, हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। वृद्धि मतलब दोस्तों पेड़ पौधे का बढ़ना, या किसी व्यक्ति का बढ़ना, किसी इंसान का बढ़ना, किसी पेड़ पौधे का बढ़ना, या तो किसी का विकास या वृद्धि, वृद्धि कहलाता है। श्वसन दोस्तों रिस्पायरेशन, सांस लेते हैं, जैसे कि हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे सांस लेते हैं, हमारे शरीर की छोटे छोटे कोशिकाएं तक भी श्वसन करते हैं, तो वो रिस्पायरेशन कहलाता है। विर्क कहाँ स्थित है, तो विर्क कहाँ पे स्थित होता है दोस्तों। विर्क की बात करें तो विर्क हमारा किडनी जो होता है पेट में होता है। कहाँ पे होता है, पेट में होता है। क्या हमारे महाधमनी सीरम में होता है क्या, बिल्कुल नहीं। धमनी यानी कि जो ब्लड ब्लड शुद्ध रक्त को लेके जाता है उसमें होता है। ओसोफेगस, ओसोफेगस हम किसको कहते हैं दोस्तों, ओसोफेगस का मतलब होता है ग्रास नली। ओसोफेगस मतलब ग्रास नली, ग्रास नली जिसे ये घेंगा दोस्तों, जिससे कि देखिए आयोडीन की कमी की मात्रा जब होता है तो हमें घेंगा रोग हो जाता है। तो ये घेंगा यानी कि ये गर्दन का जो पार्ट होता है, जहाँ पे घेंगा रोग के कारण हमारी गर्दन क्या होता है, फूल जाता है। गर्दन के नीचे गला हमारा फूल जाता है तो घेंगा, तो वो ओसोफेगस होता है। तो क्या गर्दन, किडनी हमारा क्या
ओसोफेगस या तो ग्रास नली में होता है क्या? नहीं होता है। तो किडनी कहाँ पे होता है? पेट में होता है, यानी कि दोनों, एक लेफ्ट साइड होता है पेट की जस्ट, एक बायां साइड होता है, दायां साइड होता है, दो किडनी होता है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? भूमन संपुट निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? किस अंग से संबंधित है? तो ये हमारा दोस्तों किस अंग से संबंधित है? ये हमारे उत्सर्जन तंत्र यानी कि रिस्पायरेशनल सिस्टम से, एक्सक्रेटरी सिस्टम से संबंधित है। भूमन संपुट किससे? एक्सक्रेटरी सिस्टम से संबंधित है। तो यहाँ पे सी नंबर का क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रजनन तंत्र क्या है दोस्तों? जब अपनी विधि अपनी यानी कि अपने विकास को बढ़ाना, जैसे कि अपने ही प्रकार की प्रजाति को उत्सर्जन करना, निर्माण करना, क्या कहलाता है? प्रजनन तंत्र कहलाता है। अगर गाय है तो क्या करता है? गाय के बछड़े को जन्म देता है। पेड़ होता है तो पेड़ का निर्माण करता है। मनुष्य है तो मनुष्य के बच्चे का निर्माण करेगा, यानी कि अपनी पीढ़ी को बढ़ाने के लिए, तो रिप्रोडक्शन कहलाता है। पाचन दोस्तों हम जानते हैं डाइजेशन की प्रक्रिया, भोजन को पचाने की प्रक्रिया। परिसंचरण सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें दोस्तों, तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, जैसे कि ब्लड का हमारे शरीर में सर्कुलेट करना, वो क्या कहलाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। कृत्रिम गुर्दे किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो वो दोस्तों डायलिसिस पे काम करता है। किस पे काम करता है? डायलिसिस पे करता है। जैसे देखिए दोस्तों, डायलिसिस का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमारा किडनी क्या होता है? खराब हो जाता है। तो किडनी जब खराब हो जाता है तो आर्टिफिशियल किडनी लगाया जाता है डॉक्टर के द्वारा। तो वो क्या कहलाता है? आर्टिफिशियल के थ्रू से प्रोसेस करता है किडनी, और वो जीवित रह सकता है व्यक्ति। तो वो क्या कहलाता है? डायलिसिस कहलाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। तो आई होप दोस्तों आप सभी को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल मिला होगा, और हेल्पफुल मिलने वाला है। अगर दोस्तों आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे टेलीग्राम का चैनल को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।